नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एलडीसी एग्जाम्स को टारगेट करके ये क्लासें ली जा रही हैं, जिसमें मिडाइवल हिस्ट्री को हम पढ़ रहे थे और हमने गोहिल वंश के लगभग, आपको ध्यान होगा कि कई क्लासें हम ले चुके हैं और लास्ट शासक के रूप में हमने कहीं ना कहीं खीता को, या जिसको छित्र सिंह कहते हैं, वहां तक अपने पढ़ लिया था। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हुए। तो हमने लास्ट क्लास जब देखी थी तो आप सभी को पता है कि हमने जो पढ़ा था जिनके बारे में, उनके बारे में लास्ट शासक थे कौन? छित्र सिंह, या जिसको खेता भी कहा जाता है। ये लास्ट हमने पढ़ा था और मैंने आपको इसके बारे में एक दो चीजें इनके बारे में बताई थी। थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूं एक सेकंड के लिए कि दो चीजें आपको इनके बारे में याद रखनी चाहिए थी। एक तो इनके समय मेवाड़ मालवा का संघर्ष शुरू हुआ। मेवाड़ मालवा का संघर्ष शुरू हुआ, आपने पढ़ा होगा और मैंने आपको बताया भी था। दिलावर खां को के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया और वहीं से शुरुआत होगी और ये लंबे समय तक कहीं ना कहीं आधुनिक राजस्थान तक ये आपको मालवा संघर्ष देखने को मिलेगा। यहीं से मराठे कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर हस्तक्षेप या इंटरफेयर करते हुए दिखाई देंगे। दूसरा, मैंने कहा था ये हाड़ौती को जीतना चाहते थे या हाड़ौती पर नियंत्रण करना चाहते थे और इसी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो मालवा के साथ दुश्मनी प्रारंभ हो गई और दूसरी कहीं ना कहीं संघर्ष शुरू हुआ। दूसरा, हाड़ौती के साथ भी इनका संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब इसके बाद जो इसका पुत्र है वो गद्दी पर बैठता है, जिसको आप इतिहास में बड़े ही एक अच्छे शासक के रूप में जानते हो, जिसका नाम है राणा लाखा। राणा लाखा। ठीक है, तो राणा लाखा राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आपको दिखाई देता है। यहां पर शुरुआत होगी मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में संघर्ष की। वहां पर तो थी मेवाड़ और मालवा के बीच में, यहां पर आपको दिखाई देगी कहीं ना कहीं मेवाड़ के साथ साथ मारवाड़ के बीच में आपको कहीं ना कहीं संघर्ष दिखाई देगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो सामान्य तौर पर इनका कार्यकाल, मैंने कहा था 1382 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो लगभग 1421 ईस्वी तक इनका कार्यकाल आपको याद रखना है। याद कार्यकाल कोई भी नहीं रखना है, थोड़ा सा आइडिया रखना है, उसके लिए चीजें लिखाई जाती हैं। इनको याद नहीं करना कभी भी, क्योंकि कहां तक आप इन चीजों को याद करोगे। अब राणा लाखा के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपको याद रखनी। एक तो याद रखनी है कि इनके समय जो आपको पता ही है, चांदी जावर खान, कौन सी? जावर उदयपुर, जहां से उदयपुर, जहां से आपको चांदी का उत्पादन होता हुआ दिखाई देगा। एक चीज तो ध्यान रखनी है, चांदी राजस्थान में अंदर शीशे और जस्ते के साथ ही निकाली जाती है, इसको भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है। दूसरी, प्रारंभ हुई। दूसरी चीज कहते हैं इनके समय एक महत्वपूर्ण झील, कौन सी? पिछोला झील का निर्माण। ये दो घटनाएं तो आपको पॉलिटिकल ना होकर के कुछ थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखनी, ज्योग्राफिकल आपको देखने को मिलेगी या इकोनॉमिकल देखने को मिलेगी। चांदी, अब चांदी निकलने लग गई तो आप समझ लो मेवाड़ कितना प्रोस्पेरिटी, इनकी उनकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होती हुई दिखाई देगी। दूसरी, पिछोला झील का क्या किया गया? निर्माण किया गया वाटर के लिए। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं मेवाड़ को बहुत ज्यादा आगे लेकर के जाने वाली है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, अब इनका परंपरागत संघर्ष आपको ध्यान होगा, अगर आपने पढ़ा है तो इनका परंपरागत संघर्ष किसके साथ था? अभी आपने पढ़ा हाड़ौती के साथ। तो परंपरागत संघर्ष आपको देखने को मिलेगा हाड़ौती। अब इनकी भी इच्छा होगी कि कहीं ना कहीं हाड़ौती पर क्या किया जाए? नियंत्रण स्थापित किया जाए। क्यों? क्योंकि पिताजी लड़ते हुए मारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं हाड़ौती को पूर्ण रूप से क्या कर दें? नष्ट कर दें। तो इनका, और कहीं ना कहीं हाड़ौती के एक शासक हुआ करते थे वीर सिंह। वीर सिंह और इनके बीच में आपको संघर्ष देखने को मिलेगा।
पहली चीज क्यों, क्योंकि पिताजी संघर्ष में मारे गए हैं, तो दुश्मनी चल रही है पुश्तैनी, उसको देखिएगा। दूसरी चीज, अब राणा लाखा जो हैं वो कहीं ना कहीं हाड़ौती पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। जब हाड़ौती पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रहे तो वो कह रहे हैं जब तक हाड़ौती पर नियंत्रण मेरा स्थापित नहीं होगा मैं खाना पीना किसी भी तरह का कुछ भी सब कुछ त्याग दूंगा। अब आप समझिए कि ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा। तो कहते हैं कि इसने कसम खाई, तो कसम के लिए क्या किया जाए, कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी। तो कहते हैं राणा लाखा ने तारागढ़ दुर्ग को समाप्त करने की घोषणा की कि मैं उसको सारे के सारे को गिरा दूंगा, लेकिन वो संभव नहीं था। तो कहते हैं कि जो राजपूत थे, जो सरदार हुआ करते थे, कहते हैं उन्होंने एक नकली कहीं तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, क्योंकि वो तो बूंदी का तारागढ़ है। अब उसको गिराना चाहते हैं, वो तो संभव नहीं है क्योंकि हाड़ा वंश के शासक है साहब, वो कैसा होने देंगे। अब इन्होंने यहाँ शपथ ले ली है, तो शपथ ले लिए तो इनकी शपथ तो पूरी करनी पड़ेगी जो महाराणा ने ले ली है। तो नकली तारागढ़ दुर्ग बनवाया गया, और कहते हैं इस दुर्ग को जब बनवाया गया तो नकली दुर्ग बनाया गया, और इसको जब गिराने लगे तो कहीं ना कहते कहते इसको भी गिरने से रोकने के लिए कहते हैं कि इनका जो खुद का साला था, जिनका संबंध हाड़ा से था, जिसका नाम है कुंभा हाड़ा, जो कि साला था, उसने कहा मैं आप हाड़ौती के तारागढ़ दुर्ग को तो गिरा नहीं पाए, मैं नकली तारागढ़ दुर्ग को भी गिरने नहीं दूंगा, जिसको आपने प्रतिरूप के रूप में मॉडल के रूप में बनाया और जिसको घेरने की कोशिश कर रहे हो, मैं उसको गिरने नहीं दूंगा। ये तभी संभव है जब मेरी मृत्यु होगी, उससे पहले मैं इसको होने नहीं दूंगा। तो कहते हैं नकली तारागढ़ दुर्ग को बनाने में ही कुंभा की हाड़ा की क्या हुई, मृत्यु हो गई। अब आप समझ लीजिएगा हाड़ाओं से कितना, हाड़ाओं के लिए तारागढ़ कितना महत्वपूर्ण था कि नकली तारागढ़ को भी गिरने नहीं दे रहे हैं, तो साहब असली को तो कैसे गिरने देंगे। ये थोड़ी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब राणा लाखा के समय एक महत्वपूर्ण घटना घट रही है, वो क्या घट रही है उसको ध्यान रखिएगा कि राणा लाखा जब गद्दी पर बैठा होता है तो मारवाड़ से, किससे, मारवाड़ से एक व्यक्ति आपको आता हुआ दिखाई देगा, और वो कहीं ना कहीं क्या है कि वो कहीं ना कहीं एक रिश्ता लेकर के आएंगे, किसके लिए, लाखा के पुत्र के लिए। लेकिन लाखा को ऐसा लगेगा कि वो कहीं ना कहीं रिश्ता मेरे लिए लाया गया है, तो वो हंसी मजाक में कहेंगे इस बुढ़ापे में मेरे लिए कौन मजाक कर रहा है, कौन नारियल लेकर के आया है। तब मारवाड़ का जो व्यक्ति जो लेकर के आता है रिश्ता अपनी बहन हंसाबाई का, जिसका नाम होता है रणमल, रणमल कहता है मैं अपनी बहन का विवाह आपके साथ करने को तैयार हूं, लेकिन एक ही शर्त है कि उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो कहीं ना कहीं मेवाड़ का अगला शासक बनेगी। तो ये एक घटना जुड़ती है किसके साथ, लाखा के साथ। इसको थोड़ा सा घटना को देख ले। एक तरफ है मारवाड़ और एक तरफ है मेवाड़, इसको समझ लेना। मेवाड़ का शासक है राणा लाखा, और राणा लाखा का एक बड़ा पुत्र है जिसका नाम क्या है, अभी तक शासक नहीं बना है, तो कुंवर बोल सकते हैं, चूड़ा। ठीक है, एक चीज तो ध्यान रखनी है। दूसरी, मारवाड़ का शासक कौन है, मारवाड़ का शासक है राव चूड़ा। अब समझना, एक राव चूड़ा और एक कुंवर चूड़ा है, दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। ये इनका पुत्र है और वो कहीं ना कहीं आपको शासक के रूप में रावा चूड़ा दिखाई देगा। अब इसके साथ क्या है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसके जो संतान है वो संतान आपको याद रखनी, एक है कान्हा, एक है रणमल, और एक है इनकी पुत्री हंसाबाई। ये थोड़ा सा आपको पैरेलल चीजें ड्रॉ करनी है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है, बस ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब इसको लेकर के बड़ी बड़ी कहानियां बनाने का कोई सेंस नहीं है, बिल्कुल छोटी सी चीज समझिएगा। अब रावचूड़ा जो है, रावचूड़ा अपना नेक्स्ट जो शासक है या नेक्स्ट उत्तराधिकारी जो है
नेक्स्ट उत्तराधिकारी घोषित करेंगे किसको? कान्हा को। जबकि उत्तराधिकारी के तौर पर कौन है? रणमल। तो रणमल कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाएगा और कहते हैं रणमल अपनी बहन को लेकर के आएगा। कहां? यहां पर मेवाड़। लाखा के लिए और नारियल लेकर के आएगा। अपनी हंसाबाई जो अपनी बहन है उसका विवाह करना चाहता था वो किसके साथ? कुंवर चूड़ा के साथ। लेकिन विवाह हो किससे गया? विवाह होगा किससे? ध्यान रखिएगा, यहां पर विवाह होना चाहता था, विवाह किससे हो गया? क्योंकि रणमल का एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से संबंध स्थापित किए जाएं और कहीं ना कहीं मुझे वापस मारवाड़ का शासक बनना है। इसका मूल उद्देश्य वही था और इसमें सफल भी रहा। कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, मेवाड़ की सहायता से उसने कहीं ना कहीं वापस मारवाड़ की क्या करी? गद्दी को प्राप्त किया। तो ये विवाह था। अब इसमें हंसाबाई का विवाह क्या हो गया? राणा लाखा से हो गया। चूड़ा को जब ये बात पता लगी तो चूड़ा ने कहा ठीक है, पिताजी की जो बात है एक अच्छे पुत्र की तरीके से राव चूड़ा ने इसको स्वीकार किया और उसने कहा हाँ, मैं हमेशा के लिए सिंहासन को त्याग दूंगा और कभी भी मांग या फिर कोई कोशिश नहीं करूंगा मेवाड़ की सत्ता को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये एक जानकारी आपको मिलनी चाहिए। अब राव चूड़ा तो आपको पता ही है कि जब कुंवर चूड़ा जो है वो छोड़ रहा है तो कुछ न कुछ राणा लाखा के मन के अंदर भी आ रही कि यार जब मेरा बेटा सारी चीजें छोड़ने को तैयार है तो कहीं ना कहीं इनको कुछ विशेष राइट्स दिए जाएं जो और किसी के पास नहीं होने चाहिए। तो वो विशेष राइट्स यहां पर दिए गए, उसको थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। वो क्या है? वो ये है कि राव चूड़ा जो है ये आज के बाद क्या कहलाएंगे? चूड़ावत कहलाएंगे, पहली बात। दूसरा, ये प्रथम श्रेणी का जो ठिकाना है वो इनको दिया जाएगा। कौन सा? सलूम्बर, इनको दिया जाएगा। तीसरा, राज तिलक जो होगा वो राज तिलक इसी शाखा के लोग करेंगे। फोर्थ, कि अगर राणा कहीं ना कहीं अनुपस्थित है तो राणा की अनुपस्थिति में कार्य कौन देखेगा? यही देखेगा। और एक स्पेशल, जब भी कभी संघर्ष होगा किसी दूसरे के साथ तो उसमें हरावल का नेतृत्व करेंगे। ये विशेष राइट्स दिए गए किसको? चूड़ा को। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि चूड़ा सिंहासन त्याग रहा है और इसीलिए जब सिंहासन त्याग रहा है इसलिए चूड़ा को क्या कहा गया? चूड़ा को कहा गया भीष्म पितामह। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिंहासन को क्या कर दिया? त्याग दिया। ये जानकारी आपको देखने को मिलती है। एक चीज और लास्ट बचती है, किसके बारे में? लाखा के बारे में। ध्यान रखिएगा, कुछ विद्वान जो हैं उन विद्वानों की जानकारी देखने को मिलती है। जोकिंग भट्ट, एक तो आपको नाम देखने को मिलेगा, धनेश्वर भट्ट, और एक आपको मिलेगा झोटिंग भट्ट। ये दो विद्वान भी आपको याद रखने, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इस तरह के छोटे छोटे से फैक्ट्स ज्यादा पूछे जाते हैं। इस तरह की बड़ी कहानी नहीं पूछी जाती, बहुत छोटी माइनर पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट पूरी कहानी को तो पढ़ता है लेकिन कॉन्सेप्ट के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको नहीं पढ़ता है। तो कॉन्सेप्ट तो ठीक है लेकिन फैक्ट होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खाली कॉन्सेप्ट काम नहीं करता और खाली फैक्ट भी काम नहीं करते, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये जानकारी मिलती है। अब कहते हैं कि ये जो विवाह हुआ था हंसाबाई के साथ, इस हंसाबाई के विवाह के परिणाम स्वरूप इन्हीं से एक पुत्र पैदा होगा जिसका नाम होगा मोकल। कौन सा? मोकल। तो अगला शासक कौन बनेगा?
मोकल आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में अब बात करेंगे किसके बारे में, मोकल के बारे में। नेक्स्ट शासक मोकल बना है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत ही छोटा, 1421 से लेकर लगभग 1433 ईस्वी तक। आपको सन फिर भी याद नहीं करने, मैं आपको बता चुका हूं 10 बार। सन के चक्कर में मत पड़ना, अन्यथा याद नहीं रहेगी इतिहास। इसको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो मोकल के बारे में क्या जानकारी है कि छोटी सी उम्र में शासक बनता है। शासक बनेगा। अब कौन है मोकल के समय, एक तो कौन है आपको पता ही है, कुंवर चूड़ा है, और एक कौन है, हंसाबाई, जो कि मां है, हंसाबाई। अब हंसाबाई को ऐसा डर लगा रहता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कुंवर चूड़ा वापस कहीं ना कहीं मेरे बेटे को मार करके कोई सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करे। तो हंसाबाई को लगातार चूड़ा पर क्या है, शक है। जब ये बात पता लगती है तो चूड़ा को, तो चूड़ा कहीं ना कहीं मेवाड़ को छोड़ देता है। मेवाड़ को छोड़ करके वो मालवा चला जाएगा, चला गया। अच्छा, एक चीज और इसके साथ ध्यान रखेगा, हंसाबाई को जब शक था तो हंसाबाई ने क्या किया, हंसाबाई ने जो अपना भाई है, कौन है इसका भाई, आपको पता ही होगा, मारवाड़ का, जिसका नाम है रणमल, उस रणमल को बुला लिया कहां पर, मेवाड़ में। अब रणमल मेवाड़ में आने लगा तो रणमल का कहीं ना कहीं मेवाड़ में, ध्यान रखिएगा, अब रणमल का क्या हो गया, प्रभाव बढ़ने लगा। दूसरा, रणमल को इस मेवाड़ के जो सरदार थे उनके सहयोग से, यानी कि मेवाड़ के सहयोग से इसने भी क्या की, मारवाड़ का कहीं ना कहीं, मारवाड़ की सत्ता प्राप्त करी इन्हीं के सहयोग से। अब होने क्या लगा, ये मारवाड़ का था, तो ये मेवाड़ में जब आया तो अपने जितने भी महत्वपूर्ण पद थे, पोस्टें थी, उन पर कहीं ना कहीं मारवाड़ के यानी कि राठौड़ों को कहीं ना कहीं स्थापित करने लगा। तो सिंपल सी बात है, जब बाहर का कोई लोग आएगा तो लोकल आदमी उसका क्या करेगा, विरोध करेगा ही करेगा। तो मेवाड़ के सरदारों ने भी कहीं ना कहीं विरोध करना शुरू कर दिया। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी, अब मोकल कमजोर है, तो मोकल अभी छोटा ही है, तो मोकल के समय कुछ विवाद आते हैं, लड़ाइयां आती है, उसमें ध्यान रखिएगा। एक नागौर का शासक है फिरोज खां, तो फिरोज खां भी कहीं ना कहीं संघर्ष करने की कोशिश करेगा, किसके खिलाफ, मोकल के खिलाफ। दूसरा, एक गुजरात का शासक है, अहमद शाह। ये दोनों कहीं ना कहीं विरोधी हैं किसके, और कहीं ना कहीं सत्ता प्राप्त करने की, अपने क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश करते हैं। तो दो चीजें आपको याद रखनी है बिल्कुल स्पष्ट ही, फिरोज खां और कहीं ना कहीं मोकल के बीच में कहते हैं एक लड़ाई होती है, एक लड़ाई होती है जिसको कहते हैं रामपुरा की लड़ाई। कहते हैं लगभग नागौर में, और कहते हैं लगभग 1428 ईस्वी के आसपास ये लड़ाई आपको देखने को मिलती है। और कहते हैं इसमें फिरोज खां क्या हो जाएगा, पराजित हो जाएगा। अब जब ये लड़ाई को पराजित कर देगा तो इसे इंफॉर्मेशन मिलेगी कुछ समय के बाद कि गुजरात का जो शासक है कौन, अहमद शाह, वो भी कहीं ना कहीं मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। तो कहते हैं अहमद शाह के आक्रमण को विफल करने के लिए ये खुद सिरोही में एक क्षेत्र है जीलवाड़ा, वहां पर पहुंचता है।
जीलवाड़ा नामक स्थान पर ये पहुंचता है साहब। किसके विरुद्ध में? ध्यान रखिएगा कि अहमद शाह के विरोध में ये पहुंचेगा। अब पहुंचने का परिणाम आपको सामने है कि क्या घटना घटेगी। कहते हैं यहां पर मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात बताई थी, क्षेत्र सिंह या जिसको आप कहते हो खीता, उसके दासी पुत्र हुआ करते थे। कौन से? मैंने बताया था आपको, उसके दासी पुत्र थे चाचा और मीरा। चाचा और मीरा कौन से हैं? ये दासी पुत्र हैं किसके? क्षेत्र सिंह या जिसको आप कहते हो खेता। चाचा और मेरा दासी पुत्र। और कहते हैं एक सरदार होता है जिसका नाम होता है महपा पंवार। कहते हैं ये धोखे से हत्या कर देंगे। किसकी हत्या कर देंगे? मोकल की। ये एक घटना आपको देखने को मिलती है। तो मोकल की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है, क्योंकि मोकल लंबे समय तक शासक नहीं कर पाया। बहुत सारे सरदार एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे मोकल को शासक के रूप में। तो कई सारे विवाद आपको देखने को, बाह्य और आंतरिक दोनों ही विद्रोह कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे थे। किसको? मोकल को। उसका परिणाम क्या हुआ? मोकल की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब मोकल के बाद क्या घटना है? तो एक लाइन तो ये ध्यान रखना, मोकल की मृत्यु हो गई। और कहते हैं मोकल का पुत्र है जिसका नाम है, आगे चल के आप पढ़ोगे, महाराणा कुंभा या राणा कुंभा, हाँ राणा कुंभा या महाराणा कुंभा के नाम से जिसको जाना जाता है, जिसका काल स्वर्ण काल के रूप में कहा जाता है, जिसने बहुत सारी लड़ाइयां, बहुत सारे स्थापत्य, खुद भी एक अच्छा राइटर, एक म्यूजिशियन, बहुत सारी चीजें किसके बारे में? कुंभा के बारे में। इसको ध्यान रखिएगा। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। किसके बारे में? कुंभा एक बड़ा शासक के रूप में इतिहास में जाना जाता है मेवाड़ के। एक चीज तो ये ध्यान रखनी। दूसरी चीज, अब ये जो मोकल शासक बना, तो मोकल के बारे में एक दो लाइनें और आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी याद रखनी है। वो क्या है कि मोकल के समय मैंने आपको कहा था एक मंदिर बना था, जिस मंदिर को आपको याद होगा, एक मंदिर था समधेश्वर मंदिर। कौन सा? समधेश्वर मंदिर। से पहले वो मंदिर था त्रिभुवन नारायण का मंदिर। तो ध्यान रखिएगा किसने बनाया था? भोजराज परिमार। तो ये ध्यान रखिएगा, भोज परमार के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था जिसका नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। किसने बनवाया था? भोज परमार ने। कहते हैं उसका इसने पुनः निर्माण करवाया। पहली चीज तो ये देखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस मंदिर का पुनर्निर्माण इसके द्वारा करवाया गया। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। इसी मंदिर को इन्होंने करवाया, तो इसी मंदिर को आपको पता ही है मोकल मंदिर के रूप में, मोकल मंदिर, या साथ साथ में आपको ध्यान रखना समधेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। समधेश्वर मंदिर। एक चीज आपको ये याद रखनी। दूसरा एक मंदिर और था, आपको पता ही है, बप्पा रावल एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण, जिसको ये मेवाड़ का राजा मानते हैं और खुद को उसका दीवान मानते हैं। तो एकलिंगी जो मंदिर का निर्माण था, उसका परकोटे का निर्माण इनके द्वारा करे, बाउंड्री इनके द्वारा करवाई गई। ये याद रखिएगा, एकलिंग नाथ जी के मंदिर के परकोटे का निर्माण, परकोटे का निर्माण करवाया गया। ये दो चीजें और थोड़ी सी मोकल के बारे में आपको पता होनी चाहिए। मोकल के बारे में भी एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। दो चीजें आपको याद रखनी, एक मंदिर वाला और एक परकोटे वाला ज्यादा पूछा जाता। पॉलिटिकल कोई ज्यादा पूछा नहीं जाता मोकल के बारे में। लेकिन मोकल को इसलिए पढ़ा जाता है कि मोकल कड़ी को जोड़ रहे हैं किसको? राणा लाखा, और साथ साथ में किसको? राणा कुंभा के बीच की कड़ी है कौन? मोकल। इसलिए इतिहास में इसको पढ़ना पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आज की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम कुंभा को पढ़ेंगे, और कुंभा के लिए हो सकता है 1 या 2 क्लासें या 3 क्लासें भी आपको देखने को मिल सकती है। कुंभा एक बड़ा शासक के रूप में जाना जाता है। इसका लंबा पीरियड रहा, लंबा संघर्ष रहा, और काफी सारा योगदान है इसका मेवाड़ के इतिहास में। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको ये वीडियो और ये कंटेंट आपको अगर अच्छा लग रहा है, टू द पॉइंट,
तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।